यस, हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, चलिए तो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड मेटल फार्मिंग। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में मेटल फार्मिंग पढ़ रहे हैं। मेटल फार्मिंग को हम लोगों ने 2 लेक्चर अभी तक पढ़ा है और इन 2 लेक्चर्स में काफी चीजें हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल फार्मिंग है उसकी बात कर रहे हैं। अभी भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल फार्मिंग की बात ही करेंगे। क्या हो रहा है? अभी भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल फार्मिंग की ही बात करेंगे और मेटल फार्मिंग में हमने कल वर्किंग कंडीशंस वगैरह देख लिया था मेटल फार्मिंग में। और हम लोगों ने मेटल फार्मिंग को डिवाइड किया था 2 तरीके से। एक को कहा था मेटल फार्मिंग को डिवाइड किया था 2 तरीके से कि आप मेटल फार्मिंग को डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मेटल फार्मिंग को। एक में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया हाई होता है और दूसरे में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया लो होता है। जिसमें वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया हाई होता है उसको हमने बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में लिया था। जिसमें वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया हाई होता है उसको हमने बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में कंसीडर किया था। जिसमें वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया लो होता है उसको हम सीट मेटल ऑपरेशन कह रहे थे। हमने कहा था कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको दबा दबा करके इसको सीट के फॉर्म में बना लिया जाए तो इसी को सीट मेटल ऑपरेशन कहा जाता है। और इसके बाद हमने यह भी कहा था कि जो बल्क डिफॉर्मेशन है उसमें रोलिंग हो सकता है, फोर्जिंग हो सकता है, एक्सट्रूजन हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है। मेन ये है, इन्हीं की ज्यादा बात करेंगे। सीट मेटल ऑपरेशन में पंचिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया, डीप ड्राइंग हो गया, बेंडिंग हो गया, सब सीट मेटल ऑपरेशन में आएंगे। फिर मैंने आपको ये डिफरेंस भी बता दिया था कि बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अगर आप सीट में भी प्लेट किसे कहते हैं, सीट किसे कहते हैं, स्ट्रिप किसे कहते हैं, ये सारी कहानियां भी आती हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हम लोग बात करते हैं। मैंने ये भी लिखा दिया था कि अगर उसकी थिकनेस T इज ग्रेटर देन 6 mm हो तो प्लेट कहलाती है। और अगर T की थिकनेस जो T है उसकी थिकनेस बच्चों 6 mm से कम हो और विड्थ ग्रेटर देन 600 mm हो तो उसे हम लोग सीट कह देते हैं। और अगर T भी 6 mm से कम हो और W 600 से कम हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रिप कह देते हैं। स्ट्रिप कैसे बनती है ये भी कल मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी कल बताया था कि जब आप मेटल फार्मिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोडिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोडिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। उन लोडिंग को देख करके आप ये कह सकते हो कि जब आप मेटल फार्मिंग करते हैं तो इन फार्मिंग प्रोसेसेस टाइप्स ऑफ लोडिंग में बी इंक्लूडेड इन फार्मिंग process types of loading may be the types of loading may be included कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लोडिंग इंक्लूड हो सकती हैं, कौन कौन सी लोडिंग इसमें आ सकती है, कौन कौन कितने तरीके की स्ट्रेसेस हो सकती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं।
कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ सकती है, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस आप करेंगे मेटल फार्मिंग में, जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, जितने भी प्रोसेसेस हैं, इनमें कंप्रेशन लग सकता है, कंप्रेशन लग सकता है, ठीक है, कंप्रेशन लग सकता है, और क्या लग सकता है, टेंशन लग सकता है, कंप्रेशन लोड लग सकता है, टेंसाइल लोड यानी टेंशन हो सकता है, शियरिंग हो सकती है, शियरिंग हो सकती है, और बच्चों शियरिंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है, और इनका सबका कॉम्बिनेशन, इनका दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इनका क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इनका सबका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। जैसे रोलिंग आप जब करेंगे, मैं दिखाऊंगा आगे, जब रोलिंग प्रोसेस आएगा, सबसे पहले रोलिंग ही पढ़ेंगे, जब रोलिंग प्रोसेस आएगा तो आपके ये यहां पे क्या लगाते हैं, कंप्रेशन लगाते हैं। ये रोलर है, ये सीट है, तो इस पर कंप्रेशन लगता है, और यहां पर शियरिंग भी होती है, तब जाके ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होकर आगे की तरफ मूव करता है। तो इसमें कंप्रेशन के साथ साथ शियरिंग भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो हर एक प्रोसेस में कोई एक लगता है, कोई दो लगता है, किसी में तीनों लग जाएंगे, किसी में बेंडिंग हो जाएगा। तो ये सब टाइप ऑफ लोडिंग इसमें लग सकते हैं। कौन कौन से, ये सारे टाइप ऑफ लोडिंग इस पे इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। इसी को स्ट्रेस इंड्यूस कहा जाता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड और ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है कि इसमें पढ़ा भी हुआ है। जैसे टेंसाइल यानी टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेच फार्मिंग में हो सकती है, वायर ड्राइंग में हो सकती है। जब आप वायर ड्राइंग करते हैं तो पकड़ के खींचते हैं ना, वायर ड्राइंग करते हैं तो पकड़ के खींचते हैं ना, तो जब वायर ड्राइंग करते हैं, पकड़ के खींचते हैं, तो उसमें टेंसाइल फोर्स आता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होने वाली है। तो स्ट्रेच फार्मिंग में टेंसाइल आती है, और वायर ड्राइंग में टेंसाइल आती है। कंप्रेसिव आपकी ड्राइंग में आती है, यानी क्वाइनिंग में आती है, साइजिंग में आती है, ठीक है, इन सब में कंप्रेसिव आती है। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, जब आप कंप्रेसिव एंड टेंसाइल की बात करेंगे तो ड्राइंग आएगा, स्पिनिंग आएगा, बेंडिंग आएगा, इंबोसिंग आएगा, एक्सट्रूजन आएगा, रोलिंग आएगा, ठीक है। शियरिंग, शियर यानी शियर फोर्स, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, ट्रिमिंग, सेविंग, नॉचिंग, निबिंग, ये सब जो प्रोसेसेस है इनमें ये लगता है, ठीक है, इनमें ये स्ट्रेसेस लगती हैं, ठीक है। अब और भी कुछ बताता हूं आपको। यह सब पढ़ने से पहले, इसमें इन टर्मिनोलॉजीज में आने से पहले कुछ और बेसिक चीजें आपको बताता हूं, कुछ और बेसिक चीजें आपको बताता हूं। पहली बात करते हैं, जब आप इन बेसिक चीजों की बातें करते हैं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे बच्चों, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे बच्चों, और जिन चीजों का नाम है कि आपको मैंने अभी पीछे बताया था, एलांगेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों हमने पढ़ा है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। वहीं पे मैंने आपको थोड़ा सा ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, हल्का सा आपको बताया था। अब जरा ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन होता है मेरे बच्चों, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन यानी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो हम बात कर सकते हैं, अगला जो स्टेप हम बात करने जा रहे हैं,
अगला जो स्टेप का बात करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा ट्रू एंड सिग्मा इंजीनियरिंग। पहले इसकी बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा ट्रू एंड सिग्मा इंजीनियरिंग। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहला काम कि मान लीजिए आपके पास कोई भी रॉड है या कोई भी स्ट्रिप है, कोई भी बार है, कुछ भी है। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ये एक मान लीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, आपके पास यहां पे ये रॉड अवेलेबल है, और सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही रॉड, यही रॉड ये भी है। इनिशियली आपने इस रॉड पर इतना लोड लगाया है, कल मैंने इसको आपको बताया भी था। इनिशियली आपने इस रॉड पर सिर्फ इतना लोड लगाया है कि इस रॉड का जो डिफॉर्मेशन हो, इस रॉड का जो डिफॉर्मेशन हो वो इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन हो। अगर इस रॉड के डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे, इसका मतलब इस पर आपने इस पर जो लोड लगाया है वो इतना माइन्यूट लोड लगाया है कि इसके डिफॉर्मेशन होने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, इसके क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। आपने इस पर लगाया लोड, मान लीजिए आपने इस पर एक लोड पी लगाया, कल भी बताया था बच्चों इसको मैं, इस पर आपने लोड पी लगाया दोनों तरफ, इस पर आपने लोड पी लगाया, एक लोड पी यहां अप्लाई किया, दूसरा लोड पी यहां अप्लाई किया। आपका इसमें डिफॉर्मेशन केवल इतना हुआ, ये डिफॉर्मेशन, दिस इज अप टू इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन करता है। जब आप इस पर लोड लगाए और इसने डिफॉर्मेशन किया, कितना किया, अप टू इलास्टिक लिमिट किया, अप टू इलास्टिक लिमिट तक इसने डिफॉर्मेशन किया। बट इसी रॉड पर आपने इस लोड को बढ़ाया, इसी रॉड पर आपने इस लोड को बढ़ाया। जब आपने इसी रॉड पर लोड को बढ़ाया तो आपका यही इसी रॉड का डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया, इसी रॉड का डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो गया, यानी इसका डिफॉर्मेशन बहुत बढ़ गया। इसका डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड का डिफॉर्मेशन आपने इतना बढ़ा दिया, दिस इज द डिफॉर्म रॉड। आपने इस पर लोड को बढ़ाया तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी बढ़ गया, सॉरी लेंथ बढ़ गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया। इस पर आपने लोड लगाया, जब आपने इस पर लोड लगाया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर देखिएगा, इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया और फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आई लगभग इक्वल है ए फाइनल के, इसका ए आई लगभग इक्वल है ए फाइनल के, सॉरी इसका ए आई जो इनिशियल एरिया है वो लगभग इक्वल है किसके, ए फाइनल के। क्यों? क्योंकि इसमें आपने इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाया था, तो इसका इनिशियल ए आई जो है उसे ए आई या ए नॉट कहें, वो इसी को ए आई कहें
या ओरिजिनल एरिया कहें, इसी को ए आई आर ए नॉट से रिप्रेजेंट करिए, तो इनिशियल एरिया, इनिशियल और फाइनल एरिया दोनों आपस में बराबर है। बात क्लियर है? और मैंने कल बताया था कि यहां जो स्ट्रेस डेवलप होती है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, अगर उस स्ट्रेस में आप उसके इनिशियल एरिया से डिवाइड करते हैं, इनिशियल एरिया से डिवाइड करते हैं फोर्स अपॉन ए ओरिजिनल, तो इसी स्ट्रेस को आप बच्चों, कल मैंने बताया था कि इसी स्ट्रेस को आप क्या कहते थे? इंजीनियरिंग स्ट्रेस कह रहे थे। इसी स्ट्रेस को आपने क्या कहा था? इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहा था। बात क्लियर है? इसी को आपने इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहा था। बात क्लियर है? दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। जब आपने इस पर फोर्स बढ़ाया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बचा, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला था, बाद का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला था। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल ए आई इज इक्वल टू ए नॉट, तो ये था। ये वाला आपका ए फाइनल है। ए फाइनल या इसी को ए स्टेंट कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस एरिया। इसी को ए फाइनल या इंस्टेंटेनियस एरिया कहा जाता है। तो इसका ये वाला एरिया था, जो पहले वाला और जो बाद वाला, वो लगभग बराबर थे, इसलिए हमने इसका ए आई ए फाइनल, क्योंकि इसमें जब आप इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाते हैं, जब आप इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाते हैं, तो डिफॉर्मेशन बहुत मामूली होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? बहुत मामूली होता है। और जब डिफॉर्मेशन बहुत मामूली होता है तो लगभग ए आई इक्वल टू ए फाइनल के बराबर होता है। अगर कहीं पर भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालना है तो आपको ओरिजिनल एरिया कहीं पर भी, चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, आपको ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल का मतलब इनिशियल एरिया, ओरिजिनल का मतलब इनिशियल एरिया, और अगर ओरिजिनल एरिया यानी इनिशियल एरिया से ना डिवाइड करिए, एट द इंस्टेंट, मान लीजिए इतना लोड लगाने के बाद इतना डिफॉर्मेशन हुआ इस पे, इतना लोड लगाने के बाद इतना डिफॉर्मेशन हुआ इसमें, अब ये इसका ए फाइनल है, तो ए फाइनल इज नॉट इक्वल टू ए नॉट ना। यहां पर ए फाइनल ए नॉट आपस में बराबर नहीं है, यहां पर ए नॉट और ए फाइनल आपस में बराबर नहीं है। जब ए नॉट और आपस में इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया बराबर ना हो, उसी को इंस्टेंटेनियस एरिया कहा जाता है। इसी को, ये कौन सा इंस्टेंट? एट दैट टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट टाइम। इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया, एट दैट टाइम एरिया। उस समय उस एरिया से अगर इस पर जितना लोड लगाया, इस पर जितना लोड लगाया, उस एरिया से अगर डिवाइड करते हैं, उस एरिया से अगर डिवाइड करते हैं, तो फिर P अपान ए इंस्टेंट ए इंस्टेंटेनियस एरिया, P अपान इंस्टेंटेनियस एरिया अगर आप करते हैं, तो उस समय जो आपका इंस्टेंटेनियस एरिया, या इसी को आप कहते हैं ट्रू एरिया, तो लोड डिवाइडेड बाई एट दैट टाइम एरिया, अगर उस टाइम के एरिया से डिवाइड करते हैं तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दैट इज द ट्रू स्ट्रेस। दैट इज द ट्रू स्ट्रेस, दैट इज द ट्रू स्ट्रेस। अब यहां पे एक बात यह निकल के आती है बच्चों कि मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे, कि जो इलास्टिक लिमिट वाला बात करता है, ये जब डिजाइन की बात करता है तो सिर्फ सोम की बात करता है। सोम प्लास्टिक जोन में नहीं जाता। सोम किस जोन में रहता है? सोम किस जोन में रहता है? सोम हमेशा इस जोन में रहता है, इलास्टिक लिमिट वाले जोन में रहता है। सोम हमेशा किस जोन में रहता है? इलास्टिक लिमिट वाले जोन पे रहता है। और जब सोम इलास्टिक लिमिट वाले जोन पे रहता है, तो मेरे बच्चों, अगर हम इंजीनियरिंग और स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस का
ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं मेरे बच्चों, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, बट ये जो ग्राफ आता है ना, ये जो ग्राफ आता है, ये कौन सा ग्राफ आप प्लॉट करते हो? ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है मेरे बच्चों। ये सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच का जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। आप कहते हो, आप जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात किया तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मतलब आपके पास ये ब्लॉक अवेलेबल था, ये ब्लॉक अवेलेबल था, इस पर आपने लगाया लोड, इस पर आपने लगाया लोड। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा ओरिजिनल वाले की बात करते हैं, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां पे कम ज्यादा हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करते हैं। जब इसके बाद वाले पोर्शन पे आप आते हैं तो आप कहते हैं यहां पे नेकिंग हो रही है ना, ये नेकिंग वाला पोर्शन है। नेकिंग वाले पोर्शन में एरिया रिड्यूस हो रहा है, नेकिंग वाले पोर्शन में एरिया रिड्यूस हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेकिंग वाले पोर्शन में एरिया रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आप कांस्टेंट एरिया ले रहे हो। जब एरिया कांस्टेंट ले रहे हो, जब एरिया कांस्टेंट ले रहे हो तो फिर आपको यह ग्राफ यहां से गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखो, आपका डंबल शेप का कुछ इस नेकिंग वाले पोर्शन में, यानी यहां पर जैसे आ रहे हैं, मतलब ये नेकिंग का मतलब यहां पे आपके कंपोनेंट का एरिया तेजी से गिर रहा है, आपका कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है। देखिए यहां पे एरिया कम हो गया ना, और जब एरिया कम हुआ तो आप कहते हो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए ना, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए ना। आपने लोड को कांस्टेंट लगा रखा है। जब सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, अगर नेकिंग एरिया में आपका नेकिंग पोर्शन में एरिया कम हो रहा तो स्ट्रेस को बढ़ जाना चाहिए। जब नेकिंग पोर्शन में एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस को क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप गिरती हुई स्ट्रेस दिखा दे रहे हो क्योंकि आपने गिरते हुए एरिया को लिया ही नहीं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में तो आपको यह दिखाई पड़ेगा। बट यही अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आप ले ले बच्चों, तो आपको जो कर्व दिखाई पड़ने वाला है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहीं से देख लीजिए, या यहीं से कम करके या यहां से देखेंगे तो आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है, हमेशा ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ कर्व आपको दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहां तक दोनों कर्व सेम रहेंगे, यहां तक आपके दोनों कर्व सेम रहेंगे। इसके बाद ये कर्व ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का हो जाएगा। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का हो जाएगा, और उसको नीचे वाला कर्व इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू स्ट्रेस में आप स्टेंट एरिया लेते हो। ट्रू स्ट्रेस में आप कौन सा एरिया लेते हो मेरे बच्चों? स्टेंट एरिया लेते हो। और जब आप स्टेंट एरिया लेते हो, जब आप स्टेंट एरिया लेते हो मेरे बच्चों, इसका मतलब स्टेंट एरिया का मतलब एक लिमिट के बाद आपका एरिया क्या हो रहा है? गिर रहा है। एरिया क्या हो रहा है? गिर रहा है। एक मिनट बच्चों ना, ओके, मेरी शायद ओके कोई बात नहीं, चलिए हैंकी छूट गई।
एरिया गिरता है। और जब ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हो, ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है ए नॉट की वैल्यू। अगर आप ट्रू की बात करते हो, ये इंजीनियरिंग वाला है। अगर आप ट्रू की बात करते हो तो ट्रू में P इज इक्वल टू ए स्टेंट लोगे। ए स्टेंट का मतलब यहां का एरिया कम होगा तो यहां पे कर्व हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पे कर्व हमेशा ऊपर की तरफ बच्चों क्या दिखाई पड़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था ये बात मैंने आपको कहां बताया था, पिछली क्लास में बच्चों बताया था। पिछली क्लास में पिछली क्लास में यह बात मैंने बताया था कि बच्चों जब आप इलास्टिक लिमिट तक की बात करते हैं, जब आप इलास्टिक लिमिट तक की बात करते हैं तो इलास्टिक लिमिट वाला जिसमें एरिया नहीं लगभग चेंज होता है, ये वाला काम किसमें करते हैं, सोम में काम करते हैं। हम लोग जितने भी डिजाइन पढ़ते हैं, हम सोम में जितने भी पढ़ते हैं, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ बात करते हैं। वो किसकी बात करता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करता है। और जब हम इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता है। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, आपने पीछे पढ़ा है कि मेटल फार्मिंग में बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के काम चलने वाला नहीं है। मेटल फार्मिंग में बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के काम चलने वाला नहीं है। बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आपका काम चलने वाला नहीं है। ये तो आप तो जब बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के काम नहीं चलने वाला मेरे बच्चों, बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के काम नहीं चलने वाला है, तो हम लोग इसको किसके लिए बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, यानी इस पे एमपी की बात करते हैं। तो एमपी में मैन्युफैक्चरिंग में ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेके चलना पड़ेगा, तभी मेरा काम होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, डिजाइन में, उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर डिजाइन करते हैं। क्योंकि हमें जब बीम की डिजाइन करना होता है बच्चों, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं हम, वो एक्चुअल में एक्चुअल एरिया तो ये है ना, फिर हम इसको लेके क्यों सोम में चलते हैं भैया। हर जगह आप देखो, हर जगह यहां पे देखो ना, अगर आप ये लेते हो ओरिजिनल एरिया मैक्सिमम एरिया है, ओरिजिनल एरिया मैक्सिमम एरिया है। जब आप इस पे लोड लगाओगे तो एरिया कम होगा, जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगी, जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगी। जब स्ट्रेस ज्यादा होगी इसका मतलब ट्रू स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। जो ट्रू स्ट्रेस है बच्चों, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो अगर मैं अपनी डिजाइन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए सेफ कर लूं, यानी जो ज्यादा वाली वैल्यू है, ये जो कम वाली वैल्यू है, जिसका एरिया ज्यादा है उसकी स्ट्रेस कम होगी। तो अगर मैं कम स्ट्रेस के लिए कर लूं तो ज्यादा स्ट्रेस के लिए अपने आप सेफ हो जाएगा। भैया वो इतने में नहीं टूटेगा तो इसके लिए तो और अच्छा है, मतलब मैं इसके आगे ही नहीं बढ़ूंगा, इसके आगे ही नहीं बढ़ूंगा तो इसके आगे क्या। यही कारण है कि सोम में हम इलास्टिक लिमिट तक की बात करते हैं और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से काम चला लेते हैं। सोम में हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से काम चला लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम काम चला लेते हैं। क्लियर हो गई ये बात, आप सुनिए। अब मैंने कहा रिलेशन, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ समझ में आया, कर्व के साथ समझ में आया। अब सुनिए, अब सुनिए, मैंने जो हेडिंग डाली है रिलेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में, रिलेशन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में। भैया मैंने आपको पीछे बताया है क्या कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, तो ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू पी अपान एरिया स्टेंट, पी अपान एरिया स्टेंट कर सकता हूं, एरिया स्टेंट या एरिया फाइनल, एरिया स्टेंट या एरिया फाइनल, एरिया स्टेंट और एरिया फाइनल। तो एरिया फाइनल को मैं आगे से
एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ए एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब हुआ स्टेंट एरिया, स्टेंट एरिया, जो स्टेंट एरिया है वो स्टेंट एरिया इतना होने वाला है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही? दैट इज द ट्रू स्ट्रेस, दैट इज द ट्रू स्ट्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और इनिशियल एरिया से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, इनिशियल एरिया से डिवाइड कर दे रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो सिग्मा ट्रू है उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी, और इस ए को यहां ले आओ, पी अपान ए नॉट मल्टीप्लाइड, पी अपान ए नॉट मल्टीप्लाइड ए नॉट अपान ए स्टेंट। ए स्टेंट को ए आई से रिप्रेजेंट कर दो, ए स्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दो? ए आई से रिप्रेजेंट कर दो। ए स्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दो मेरे बच्चों? ए आई से रिप्रेजेंट कर दो। अब मुझे बताओ आपका P अपान ए नॉट क्या है? P अपान ए नॉट क्या है? किसी भी टाइम पर ओरिजिनल एरिया से अगर लोड को डिवाइड करोगे तो क्या देगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस देगा। वो क्या देगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस देगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा ई इंटू ए नॉट अपान ए आई, ए नॉट अपान ए आई, ए नॉट अपान ए आई। ये बात क्लिस्टर क्लियर है? ये बात सबको क्लिस्टर क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, जब भी हम when we apply load on a body, when we apply load on a body, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो बॉडी का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। अब अगर बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बॉडी आप ले रहे हो उसका वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल होता है। वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल होता है। अब अगर आपके पास मान लीजिए कोई इनिशियल प्लेट हो, मान लीजिए मेरे बच्चों कि ये आपके पास इनिशियल प्लेट है, ये इनिशियल प्लेट है। इस इनिशियल प्लेट की आप जब बात करते हैं इस इस इनिशियल प्लेट की, तो इनिशियल प्लेट में जब भी आपने इनिशियल प्लेट की बात किया तो इनिशियल प्लेट का एरिया इंटू लेंथ आप निकाल दीजिए। जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये इसकी इनिशियल लेंथ है, कहां पे ले लूं, मान लीजिए कि ये इसकी इनिशियल लेंथ है एल नॉट, या इसी को एल आई लेते हो, इनिशियल लेंथ है, ठीक है, इनिशियल लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी मान लीजिए हाइट है h, और ये इसकी ब्रीथ है w, ब्रीथ है w। ये बात क्लियर है इतनी? अब सुनिए,
अगर इनिशियल लेंथ सेम है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए नॉट है। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है। इस पर आपने लगाया लोड, इस पर आपने क्या लगाया? लोड लगाया। जब आप इस पर लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब आप इस पर लोड लगाएंगे तो वॉल्यूम सेम है ना? आपने कहा सर वॉल्यूम सेम है, तो इनिशियल एरिया ए नॉट इंटू इनिशियल लेंथ एल नॉट इज इक्वल टू फाइनल एरिया या इंस्टेंट एरिया ए फाइनल इंटू एल फाइनल। यही तो कहते हो, ए फाइनल इंटू एल फाइनल। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए नॉट डिवाइडेड बाई ए फाइनल इज इक्वल टू एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल नॉट। अगर एल के रिलेशन में निकालूंगा तो ऐसा निकलेगा। ऐसे ही हाइट भी निकल सकते हैं। अगर विड्थ को कांस्टेंट मान लिया जाए, अगर रोलिंग में विड्थ को कांस्टेंट मानते हैं तो हाइट के साथ रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। बट यहां से यह बात पता चल गई कि ए नॉट अपान ए एफ आर ए आई कहते हैं, एल एफ या इसी को एल आई कहते हैं। जो भी आप, एल आई का मतलब वो वाली आई, इंस्टेंट ए, ठीक है। एल नॉट या ये वाला एल नहीं, याद रखिएगा एल नॉट है ये। चलो हटा दो इसको, इसको एल नॉट ही रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए ठीक है, इंस्टेंट एरिया। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब अगर ये बात क्लियर हुई हो गई मेरे बच्चों, इसका मतलब ए नॉट अपान ए फाइनल इज इक्वल टू एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल नॉट, एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल नॉट। इसका मतलब हुआ कि मैं यहां पर जो पुट कर रहा हूं ए नॉट अपान ए आई या इसी को ए फाइनल कर दूं तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा ई, और ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे बच्चों? बताओ ना, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए नॉट अपान ए आई की जगह पे एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट, एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट, एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट। बात क्लियर हो रही है? एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट। बात क्लियर हो रही है? यहां तक आपने शुरू में सोम नहीं भी पढ़ा है, तब भी मैं आपको इतनी चीजें बता दे रहा हूं, चिंता मत करिए आप। तो ये रिलेशन यहां तक समझ में आया? सिग्मा टी की वैल्यू सिग्मा ई एल एफ अपान एल नॉट के बराबर आएगा। सिग्मा टी की वैल्यू सिग्मा टी की वैल्यू सिग्मा ई एल एफ अपान एल नॉट के बराबर आएगा, एल एफ अपान एल नॉट के बराबर आएगा। क्लियर है? और इसी के और आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। अब क्या करें? अब मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा ई, ब्रैकेट में सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा ई। जो मेरा एल फाइनल है, मान लीजिए चेंज इन लेंथ जो हुई है वो डेल्टा एल के बराबर हुई है, तो जो चेंज इन लेंथ है एल फाइनल, उसको मैं लिख सकता हूं एल नॉट प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, एल नॉट प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, एल नॉट। अब ये क्या है? सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग एल नॉट कैंसिल आउट, यानी 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, बोलिए ना। और डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, तो सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा ई 1 प्लस, कल बताया था डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट क्या है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट क्या है? दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रू स्ट्रेस है वो 1 इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जिसे एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों?
एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। यही तो कॉन्सेप्ट है मस्त कि आप ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, तो मेरे बच्चों आप कह सकते हैं, मेरे बच्चों आप कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, जो ट्रू स्ट्रेस है, द ट्रू स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग मेरे बच्चों, एक तो ये फार्मूला है, दैट इज द रिलेशन ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का रिलेशन, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का रिलेशन। इसी को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया कि एल एफ की वैल्यू एल नॉट प्लस डेल्टा एल के बराबर होगी। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, दिस डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ। और कल बताया था कि ये दोनों तो कैंसिल आउट होके 1 हो गए, ये डेल्टा एल बाई एल नॉट हुआ, और डेल्टा एल बाई एल नॉट का मतलब दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड किया ना तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड किया तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गई। तो ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा फार्मूला सोम में शायद पढ़ाया गया हो आपको, बट मैंने यहां पे, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहां पे इसका रिलेशन आपको बता दिया, इसका रिलेशन आपको बता दिया। ये बात क्लियर है, ये बात मेरे बच्चों क्लियर है, एकदम क्लिस्टर क्लियर है। दूसरा, यहीं पर मैं आपको एक रिलेशन और बताता हूं जिसे कहते हैं ट्रू। अब ट्रू स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, ट्रू स्ट्रेन, भाई ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस पता है आपको, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको पता है, ट्रू स्ट्रेस पता चल गई है, तो ट्रू स्ट्रेन भी तो पता होनी चाहिए। अब बात करूंगा मैं ट्रू स्ट्रेन की, ट्रू स्ट्रेन की, ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, जब आप अपनी बॉडी पे लोड लगाते हो, आपने अपने बॉडी पे लोड लगाया, मैंने कहा ट्रू स्ट्रेन निकालना है, शुरू में डिफॉर्मेशन होगा नहीं, शुरू में तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तो कितना चेंज आने वाला है लेंथ के साथ, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेन है वो पल पल पे चेंज होगी, उसको डिजाइन करना, इसीलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन की ही बात करते हैं। चलिए सुनिए। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन पता है, ट्रू स्ट्रेन निकालना है, तो चेंज इन स्ट्रेन, अगर ट्रू स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहूंगा डी एप्सिलॉन टी। शुरू में जो स्ट्रेन थी वो 0 थी, और 0 से फाइनली एप्सिलॉन टी तक हो गई, दैट इज द ट्रू स्ट्रेन, इक्वल टू, इसको निकालना है तो कहां से कहां तक चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल, कहां से कहां तक, इनिशियल लेंथ एल नॉट थी और फाइनल लेंथ एल एफ लिए है तो एल एफ ले लो, अगर फाइनल लेंथ एल एफ लिए हो तो एल एफ ले लो, ठीक है, फाइनल लेंथ एल एफ और एल एफ ले लो, बात क्लियर हो गई। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, अब सुनिए ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक बार 0 आ जाएगा, यहां से एप्सिलॉन टी, दैट इज द ट्रू स्ट्रेन, यही है आपकी ट्रू स्ट्रेन। अब अगर ये ट्रू स्ट्रेन है, इस ट्रू स्ट्रेन से यहां पर देखिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहां पर इसको, अच्छा ये तो लिखे ही नहीं, चेंज इन लेंथ डीएल डिवाइडेड बाई एल, चेंज इन लेंथ डीएल डिवाइडेड बाई एल, यही है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एल एन एल और एल नॉट से एल फाइनल तक, इनिशियल लेंथ एल नॉट रही होगी, बाद में लेंथ कितनी हो गई, एल फाइनल के बराबर हो गई, एल फाइनल के बराबर हो गई। इसका मतलब एप्सिलॉन टी
इज इक्वल टू एल एन, एल फाइनल माइनस एल नॉट, एल फाइनल एल एन, एल फाइनल माइनस एल एन एल नॉट, यही होगा। तो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल नॉट। इसी को कभी कभी ऐसा लिखा रहता है एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए फाइनल, याद रखिएगा ऐसा, क्योंकि ये पीछे मैं रिलेशन बता चुका हूं कि एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट की वैल्यू ए नॉट डिवाइडेड बाई ए फाइनल के बराबर है, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए फाइनल के बराबर है। अब यहां पर भी जो आपकी एल फाइनल है ये किसके बराबर हो सकती है मेरे बच्चों? जो एल फाइनल है ये किसके बराबर हो सकती है मेरे बच्चों? बताओ जरा, जो एल फाइनल है वो किसके बराबर हो सकती है मेरे बच्चों? जरा बता दो। एप्सिलॉन टी किसके बराबर है? एल एन एल फाइनल यानी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, एल फाइनल एल नॉट डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। फिर से इसको लिख दूं, क्या लिख दूं? एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, और एल डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट क्या है? एप्सिलॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एप्सिलॉन ई यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेन, यानी आप यहां कह सकते हैं कि एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन ई। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। बहुत 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 पूछा जाता है मेरे बच्चों, बहुत 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 पूछा जाता है। एक अनदर माइलस्टोन कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, अनदर माइलस्टोन कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मेटल फार्मिंग में कोई बताता नहीं है कि यहां से शुरुआत किया जाता है, जो मेटल फार्मिंग में कोई आपसे डिस्कस नहीं करता है वो हम यहां की बात कर रहे हैं। वही तो है ये, वही तो ये है। बात क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है? ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और ये है ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन इस तरीके से निकल के आता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये बात सबको क्लिस्टर क्लियर समझ में आई, ये बात सबको क्लिस्टर क्लियर समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए, यह बात किसी को कंफ्यूजन नहीं लानी चाहिए। मैंने आपको ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशन निकाल के बता दिया, मैंने आपको ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन निकाल के बता दिया, ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन निकाल के बता दिया। तो इनके बीच के ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये काम में आते हैं, इनके बेस्ट पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कई बार लोग कहते हैं। इंटरव्यू पर्पज से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरव्यू पर्पज से ये चीजें मेरे बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है ये मेरी बातें? ये बातें क्लिस्टर क्लियर है, ये बातें क्लिस्टर क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक की बातों में। ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दोनों में अंतर। इसीलिए मैंने कहा जब सोम की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, तो आप डिजाइन हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे करते हो, क्योंकि जो सिग्मा इंजीनियरिंग है ना, सिग्मा इंजीनियरिंग ऑलवेज लेस देन सिग्मा ट्रू। जो सिग्मा इंजीनियरिंग है वो सिग्मा ट्रू से हमेशा क्या होती है? कम होती है। सिग्मा ट्रू से सिग्मा इंजीनियरिंग हमेशा मेरे बच्चों क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसीलिए जो डिजाइन करते हैं, अगर डिजाइन करते समय सिग्मा इंजीनियरिंग
कम है सिग्मा ट्रू से, तो हम कौन सी स्ट्रेस को कंसीडर करें, कम वाली को कि ज्यादा वाली को? अगर ज्यादा वाली को कंसीडर करोगे तो कम वाले में टूट जाएगी। तो सोम में फॉर डिजाइन करते समय आप सिग्मा इंजीनियरिंग को अगर कंसीडर करोगे, कंसीडर सिग्मा इंजीनियरिंग कंसीडर, सो डिजाइन इज ऑलवेज सेफ। ऑलवेज सेफ होगी। डिजाइन क्या होने वाली है? ऑलवेज सेफ होने वाली है। डिजाइन क्या होने वाली है? ऑलवेज सेफ होने वाली है। डिजाइन क्या होने वाली है? ऑलवेज सेफ होने वाली है। ठीक है, डिजाइन क्या होने वाली है? ऑलवेज सेफ होने वाली है। तो अगर आप डिजाइन करते हो, डिजाइन करते समय कोई कहे कि कौन सी स्ट्रेस लेना चाहिए, इंटरव्यू का क्वेश्चन, आप डिजाइन करते समय कौन सी स्ट्रेस लेना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेना चाहिए। वो कहेगा व्हाई? आप कहेंगे सर इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन ट्रू स्ट्रेस, क्योंकि ट्रू स्ट्रेस में इंस्टेंट एरिया लिया जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हो एरिया कम होता चला जाता है तो ट्रू स्ट्रेस बढ़ती चली जाती है। तो कम वाले के लिए डिजाइन करेंगे तो कम वाले में सेफ रहेगी, तो ज्यादा वाले में ऑलरेडी सेफ रहेगी। कम वाले में सेफ रहेगा तो ज्यादा वाले में ऑलरेडी सेफ रहेगा। इसीलिए हमेशा कम वाले के साथ डिजाइन करना चाहिए। कम वाले के साथ बच्चों डिजाइन करना चाहिए। इतनी बात सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई? इतनी बात सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां तक सबको बातें खत्म हो गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी बातें मेरे बच्चों हम बात करेंगे, बाकी बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है मैं एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड, बहुत छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होता है, तो मैं एक आध क्वेश्चन भी इसका करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसका एक आध क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेन माइल्ड स्टील का दे देगा, ठीक है, और आपसे ट्रू स्ट्रेन पूछ लेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। इंजीनियरिंग स्ट्रेन दे देगा, ट्रू स्ट्रेन पूछ लेगा, आराम से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग एक और माइल्ड स्टोन जिसे कहते हैं स्प्रिंग बैक कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग बैक क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आता। स्प्रिंग बैक क्या होता है लोगों को समझ में, इलास्टिक रिकवरी जिसे कहा जाता है, व्हाट इज द इलास्टिक रिकवरी। इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इलास्टिक रिकवरी क्या है, स्प्रिंग बैक क्या है, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।